हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस वक्त दुनिया में कई खबरें ऐसी हैं जिस पर बात करने की जरूरत है। हमारी कोशिश रहती है कुछ जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराएं इस प्रोग्राम के जरिए। और आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब हैं। शेख मंजूर साहब से हम आज जिन इश्यूज पर बात करेंगे उसमें एक तो हाल ही में ईरान और अफगानिस्तान के बीच में जो पानी के बंटवारे पर एक टकराव हुआ, उससे पहले एक बहुत ही अहम मुलाकात हुई है। कतर के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी वो कंधार में जाकर के मिले हैं और उन सुप्रीम लीडर तालिबान के हैबतुल्लाह अखुनजादा से। उसके बाद ये वाकया हुआ है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे क्या इससे कोई ताल्लुक है। ये इसके अलावा जॉर्डन के प्रिंस की शादी हुई है, अल हुसैन बिन अब्दुल्ला की। सऊदी अरब की नेशनल है राजवा अल सैफ। उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और तुर्की के इलेक्शन के बाद जो रजब तैयब अर्दगान फिर से जीते हैं, जिनका जीतना इस बार जरा मुश्किल बताया जा रहा था, उसके बारे में क्या कुछ राय है। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आप हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि कतर के प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग 12 मई को होती है और उसके बाद वो रिपोर्ट आती है सोर्सेज के हवाले से कि वो एक खुफिया मीटिंग थी, उसमें शायद उन्हें अमेरिका ने भेजा था। फिर उसकी डिटेल अमेरिका के साथ भी शेयर की गई। उसके बाद ईरान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर अचानक गर्मी आई और उसमें 3 लोग मारे गए। ये इस वाकये को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो महसूस होता है वो अमेरिका के ड्रोन्स काबुल के ऊपर उड़ते हैं, जिसके नतीजे में अल जवाहिरी के मारे जाने की भी खबर आई थी। तो क्या कुछ है अमेरिका और तालिबान के बीच में, ये क्या कुछ कोई नया कोई डायनामिक बनने वाला है, क्या है? देखिए, अगर आप देख रहे हैं पिछले जो डेवलपमेंट्स है, जब से तालिबान की हुकूमत आई है तो वर्चुअली आइसोलेशन में रही है और ये उनके लिए बहुत महंगा पड़ रहा है। और ये जो कतर के जो नए प्राइम मिनिस्टर है अब्दुल रहमान अल सानी, उनका जो विजिट है ये एक कोशिश है कि अफगानिस्तान को इंटरनेशनल आइसोलेशन इसकी जो है ख़त्म करने की एक कोशिश है। लेकिन इसमें कुछ शराइत भी रखे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे आपने पहले कहा है, इसमें अमेरिका की ब्लेसिंग्स भी थी उसके विजिट को जाने की। क्योंकि जो वो वापस आए गए तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को इस मुलाकात के बारे में सारे डिटेल्स दिए गए और इसी मुलाकात के बाद पहली बार अमेरिकी सदर ने जो वहाँ पर अफगान रिफ्यूजीज है उनके स्टे का एक्सटेंशन किया है। दूसरी बात, इस विजिट के फौरन बाद वहाँ प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ, मौलवी अब्दुल कबीर बन गए नए प्राइम मिनिस्टर, जो दोहा कॉन्फ्रेंस, दोहा टॉक्स में उनका बढ़ चढ़कर रोल रहा है। अब ये भी उन्होंने 2 चीज़ें वाज़ेह की है जिसके बारे में रिपोर्ट्स आए हैं। एक जो है गर्ल्स एजुकेशन पर, उन्होंने कहा इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पर कभी भी समझौता नहीं करेगी, ये आपको करना है। दूसरा जो है वुमेन एम्प्लॉयमेंट का जो मसला है, हालांकि भाई कई जगह जो काम कर रहे थे, रेडियो स्टेशन में हेल्थ में काम कर रहे हैं, एजुकेशन में काम कर रहे थे, उनको आपको वापस लेना होगा। और लगता है कि वो इस सिलसिले में जल्द ही कुछ न कुछ कदम उठाएंगे। एक रिपोर्ट हाल ही में आई है जिसमें कहा गया है कि तालिबान हुकूमत औरतों को फिर से रीएम्प्लॉय करने का एक मंसूबा बना रही है। और पिछले कई महीनों से ये भी चल रहा था कि गर्ल्स के लिए सेपरेट स्कूल्स बनाए जाएंगे जहां उनको एजुकेशन दी जा रही है और इसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अमेरिका की ये मजबूरी है, अमेरिका इस खिते में तकरीबन बाहर हो गया है।
एक तो इसको किसी भी कंट्री जो है इस रीजन में उसके साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है जितने, और उनको ये लग रहा है खासकर चाइना जिस तेजी के साथ अफगानिस्तान में कदम जमाने की कोशिश कर रहा है वो इनके लिए डेंजरस होगा। एक तरफ अमेरिका को ईरान के साथ भी ताल्लुकात ठीक नहीं है, रशिया भी अफगानिस्तान का नेबर है, चाइना भी नेबर है। अब पाकिस्तान के साथ भी अमेरिका के इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है जितना हुआ करते थे आज से 10-15 साल पहले। ये सारा सिनेरियो देखकर वो एक ओपनिंग रखना, वो अपने आप को इस रीजन से विड्रा नहीं करना चाहते, क्योंकि ये इनकी जो है जियोपॉलिटिकली ये इनके लिए एक डिफीट होगी। इसलिए वो चाहते हैं किसी न किसी तरीके से वहां पर अपनी प्रेजेंस रहे, उनका इन्फ्लुएंस रहे। और चूंकि कतर जो है, कतर की एक और चीज है, कतर ईरान के भी बहुत क्लोज है। उसने हमेशा, जब उनका आइसोलेशन हुआ है, ईरान और टर्की के साथ उसके ताल्लुकात उस वक्त ज्यादा बढ़ गए, ईरान के एक्सपोर्ट्स भी बढ़ गए वहां पर। वो बैलेंस वो अमेरिका के साथ भी रखता है और ईरान और टर्की जो दूसरे कंट्रीज हैं उनके साथ भी एक बैलेंस्ड अप्रोच रखता है। अब रहा इन कंडीशंस को धीरे धीरे हमें लगता है कुछ न कुछ तब्दीलियां आ रही है। इस दौरान पाकिस्तान ने भी वहां पर अपना नया एम्बेसडर कायम किया। ये भी रिपोर्ट्स आए थे कि तालिबान का एक डिप्लोमेट यहाँ पर आ गया, हालांकि इसका डिनायल भी हुआ है, लेकिन एक रिपोर्ट आया कि वो भी अपनी एम्बेसी शुरू कर रहे हैं। एक और चीज़ था, हाल ही में जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है उसको यूनाइटेड नेशंस ने इजाज़त दी कि वो इस्लामाबाद आए, जहां वो एक ट्राइलेटरल मीटिंग थी जिसमें चाइना और पाकिस्तान भी शामिल था, इसमें हिस्सा लिया। ये दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं सॉफ्ट अप्रोच अडॉप्ट किया जा रहा है, लेकिन ये सॉफ्ट अप्रोच में देखना है कि तालिबान का जो नया प्राइम मिनिस्टर है इसका क्या योगदान रहेगा, वो कहाँ तक वेस्ट को अपीज का, वेस्ट की जो डिमांड्स है उनको फुलफिल करने की यानी कैपेसिटी रखता है या उनको पूरा करेगा। ये सारा कुछ है। अब रहा दूसरा, जैसे आपने कहा अफगान ईरान, ये जो मसला है आपने देखे ये फर्स्ट टाइम क्लैश नहीं हुए, इससे पहले भी 2021 में हुआ, इससे पहले भी शायद। ये वाटर शेयरिंग जो शायद हेलमंद रिवर है उस पर ये चल रहा है। जो 2021 में जो क्लैशेस हुए वो ज़्यादा खतरनाक थे जो इस वक्त हुए। इस वक्त 3 ही शायद सोल्जर्स, 2 एक साइड और एक ये। इसमें ये लगता है ईरान को कि जो अफगानिस्तान है जो उसको शेयर मिलना चाहिए वाटर का, वो इसमें रुकावटें डाल रहा है। और इस सिलसिले में शायद प्रेसिडेंट रईसी ने एक स्टेटमेंट भी दिया था और इसके बाद ये क्लैश हुआ। लेकिन ईरान भी, चूंकि ईरान ने हमेशा अफगानिस्तान के जो प्रॉब्लम है उसमें सपोर्ट किया अफगानिस्तान, इसने हमेशा ये कहा कि फॉरेन ट्रूप्स को विड्रॉवल करना चाहिए, वो सबसे ज्यादा ओपनली इसको कर रहा था सपोर्ट। और चूंकि ये एक ट्रेड भी चल रहा था, हालांकि ये इनका जो एक ट्रेड पॉइंट है जारांग, वो तो बंद भी हुआ है, लेकिन वो नहीं चाहेगा। और ये भी दोनों कंट्रीज ने उसके बाद एक कोशिश की डी एस्केलेट टेंशन करने की, वो दोनों तरफ से ये हुआ है, इसको ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है, हम आपस में करेंगे। ये अफगानिस्तान की भी मजबूरी है और ईरान के लिए भी ये जरूरी है कि उनके साथ क्लैश न करें। उसमें 2 चीजें हैं, अफगानिस्तान में हुकूमत होते हुए भी ऑर्गेनाइज तरीके से सिस्टम नहीं है, वहां पर ग्रुप्स चल रहे हैं और ग्रुप्स में वो अगर एक ने गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ तो उससे न टेंशन बढ़ने के ज्यादा इम्कान है। इसलिए दोनों मुल्कों की तरफ से ये कोशिश है कि इस मसले को ज्यादा बढ़ावा न दे बल्कि एमिकेबली उसको सेटल करने की कोशिश, और यही अफगानिस्तान के इंटरेस्ट में भी है, क्योंकि इसके साथ इस वक्त दुनिया का कोई मुल्क ओपनली नहीं है। जो जिन्होंने उनको मदद की उसमें ईरान भी खास है,
कतर है, ईरान है, पाकिस्तान है या रशिया या उनको उसके बारे में सोचना चाहिए। ये अल्टीमेटली यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स नॉट योर नेबर्स। ये पहले ये है, नेबर्स के साथ जितनी स्टेबिलिटी रही, पीस रहे, उतने अफगानिस्तान के लिए पीस अच्छा है। और यही मेरे ख्याल में ईरान की भी पॉलिसी है, वो इसको ज्यादा बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। अच्छा, रॉयटर्स की जो खबर आई है, कतर के प्राइम मिनिस्टर की जो मुलाकात हुई हैबतुल्ला अखुंज़ादा से, उसमें एक इशारा ये दिया गया है कि लड़कियों की तालीम के सिलसिले में, वुमेन एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में वो कोई कमिटमेंट देने की हालत में नहीं थे, उसमें वो बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, लेकिन वो आइसोलेशन खत्म कराने में उनकी बड़ी दिलचस्पी थी। अच्छा, एक ईरान और अफगानिस्तान के बीच में जो ये हुआ है अभी, इसके बाद इस्लामाबाद में तालिबान के नुमाइंदे हैं मौलवी याकूब, उन्होंने उन्होंने ईरान के एक जर्नलिस्ट से बात करते हुए कहा है कि हम कोई ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। दूसरी बात, हमें सभी पड़ोसियों, खासतौर से ईरान से अच्छे ताल्लुकात रखने हैं और बहुत बड़ी तादाद में अफगान रेफ्यूजीज की मेजबानी ईरान कर रहा है, उसके लिए शुक्रगुजार हैं। एक बात और जो कही है वो बहुत दिलचस्प है। उन्होंने ये कहा है कि हमारे इख्तलाफ से, टकराव से दुश्मन खुश होता है, इसलिए हमें संभल करके अमल करने की जरूरत है। तो ये दुश्मन किसको कह रहे हैं, क्या क्या है, मतलब क्या क्या लगता है? देखिए, बेसिकली अभी भी अफगानिस्तान के लिए वेस्टर्न पावर्स इसके सबसे बड़े एनिमीज है, क्योंकि उन्होंने वही काबिज रहे, खासकर अमेरिका और इसके अलाइज ही तकरीबन 20 साल तक वहां पर रहे काबिज, और उनके लिए उनके दौरान ही अफगानिस्तान की तबाही और बर्बादी हुई है। उन्होंने अपने पपेट गवर्नमेंट्स वहाँ पर इंस्टॉल किए, जिसकी वजह से वहाँ लोग हर दिन मरते थे तकरीबन, अंदाज़ा ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं 10 लाख मर गए, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई, जैसे आपको बीबी पाकिस्तान में 3 मिलियन है, इवन ईरान में भी 2 मिलियन से ज़्यादा है, फिर उज़्बेकिस्तान या ताजिकिस्तान में भी कुछ है, या फिर बहुत सारे जब विड्रावल ऑफ ट्रूप्स से यूरोप की तरफ भागे जो प्रो अमेरिकन थे, वो भी है। ये इनको ये पता है कि उनके लिए सबसे बड़ा जो है, नेचुरली अगर अफगानिस्तान और ईरान के बारे में तलखियां बढ़ जाएंगी, कन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा, तो इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द वेस्ट। ये तो क्लियर है, इसमें दो राय तो है ही नहीं। लेकिन ये सबसे ज्यादा डेंजरस दोनों कंट्रीज के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस है। इसलिए जैसे मैच्योरिटी दिखाई दोनों कंट्रीज की लीडरशिप ने, और इन्होंने इसको बढ़ावा नहीं दिया और कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन रखे, जिस वजह से ये मसला एकदम दब गया। अच्छा, तुर्की के जो प्रेसिडेंट अब चुने गए हैं वो दूसरे राउंड में चुने गए हैं। पूरी दुनिया में एक जज्बाती लगाव कुछ लोग रखते हैं प्रेसिडेंट अर्दगान से, और एक कल तुर्की के अखबार सबह ने एक आर्टिकल छापा है जिसमें यह कहा है कि वेस्टर्न मुल्क अर्दगान, जिन्होंने कम से कम 10 इलेक्शन अब तक जीते हैं, उनके खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा करते हैं और उससे उनकी पॉलिसी पर असर पड़ता है तुर्की से मुताल्लिक। आप कैसे देखते हैं, ये वेस्टर्न बायस वाकई है या अर्दगान खुद अपनी अबव साइज लीडरशिप दुनिया में जाहिर करना चाहते हैं? क्या कुछ है इसमें, दोनों चीजों में क्या क्या? देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज के बहुत सारे मुबस्सिरीन ने ये भी कहा कि मैनिपुलेट भी किया गया ये इलेक्शन, इसमें ये भी आया। दूसरी बात, नेचुरली वेस्टर्न कंट्रीज अर्दगान से खुश नहीं है इतना, क्योंकि उनको सबसे बड़ी बात है ये उसने जो एक तो रशिया के साथ जो इसने ताल्लुकात को मेंटेन किया किसी लेवल के, एक तो अमेरिका और इसके अलाइज को अर्दगान के साथ ये प्रॉब्लम है कि नाटो का मेंबर होते हुए भी वो रशिया के साथ उसने ये जो है रिलेशंस अच्छे रखे हैं, और बाकी जो नाटो मेंबर्स हैं आउट एंड आउट दे सपोर्ट यूक्रेन इन वॉर अगेंस्ट रशिया।
ये इनकी सबसे बड़ी। दूसरी जो यूरोपियन यूनियन में जो वो रुकावटें डाल रहा था नेटो मेंबरशिप हासिल करने के लिए कुछ कंट्रीज को, ये भी उनको बहुत इरिटेशन कर रहा था। और तीसरी बात, जो भी वीट डील हुई या एनर्जी का जो सप्लाई, उसमें टर्की का बड़ा अहम रोल रहा है। ये टर्की के जरिए ही हुआ है जो वीट सप्लाई है, वरना वो वहां पर सड़ जाता। और किस तरीके से इसको दुनिया के मुल्कों में, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में इसमें भेजा गया, ये तो एक है। दूसरी बात, अब अर्दगान को भी आप अगर देखेंगे, पहले राउंड में उसने 49.4% वोट्स हासिल किए, यानी कि वो 0.6 अगर आता तो शायद वो पहले ही राउंड में। रन ऑफ में उसको 52 ही मिले, वो 3% के, जबकि उसका जो राइवल है, ओपोनेंट इगलो, उसको 48% से ज्यादा मिले, यानी कि 44 से जंप करके उसको 4.5% ज्यादा मिले। और ये अर्दगान की आखिरी टर्म है, इस इलेक्शन के बाद वो नहीं बन सकता है। लेकिन ये दिखा रहा है उसकी 2-3 चीजें इसमें अहम है। इसमें एक, उसकी जो माशी पॉलिसी है उसमें बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है। जिस दिन उसकी इलेक्शन हुई है उस दिन लिरा जो है, इनकी करेंसी है, उसकी कीमत घट गई है तकरीबन 20%। तीसरा, ये जो कहते हैं अर्दगान ने जो मिस हैंडलिंग ऑफ अर्थक्वेक विक्टिम्स, वो जो रिलीफ में, उससे भी वो खुश नहीं है। अब चूंकि एक सेंटिमेंट है इसके साथ, और शायद दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन ये दिखा रहा है ग्रोइंग रिजेंटमेंट भी है। जो शख्स, जो लीडर आज से पहले अनडिस्प्यूटेड था, जब उसको इसके खिलाफ मिलिट्री कू हुआ तो लोग सड़कों पर आए और उन्होंने उसको फाइल किया, उसको नाकाम बनाया। आज उसको सेकंड या रन ऑफ में जीत हासिल करनी पड़ी, और वो भी जो मार्जिन है वो इतना ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2%, 2 पॉइंट कुछ परसेंट है। अच्छा, ये मैं अब चलता हूं जॉर्डन के क्राउन प्रिंस की शादी की तरफ, और इसमें मैं ये जानना चाहता हूं कि अब से पहले कोई और शादियां भी हुई हैं, और क्या सऊदी अरब इन पड़ोसी मुल्कों के शाही खानदानों से एक तरह से ये शादियों वाला ताल्लुक बनाता है? ये कोई शादी डिप्लोमेसी का कोई हिस्सा है या क्या कुछ है, या एक इत्तेफाक है ये ऐसा? नहीं, देखिए, इत्तेफाक ये रॉयल फैमिली, बी इट इंग्लैंड में, अरब में, या इवन यहाँ आप देखिए जो हमारे इसके साउथ ईस्ट एशिया में, चाइना में, ये रॉयल फैमिलीज का हमेशा रहा है कि वो अपने ही रॉयल फैमिली के अंदर ही शादियां, इंटर मैरिजेस होते हैं। एक रिपोर्ट है कि तकरीबन सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया ने, आई मीन टू से गल्फ में, जो अरब कंट्रीज में 40% जो शादियां हो रही है वो इंटर मैरिज हो रहे हैं, रॉयल फैमिलीज के अंदर होते हैं, ट्राइब्स के अंदर होते हैं, और मैक्सिमम इसमें यही होता है। अगर हम देखेंगे, मुगलों की हिस्ट्री भी देखेंगे, पहली जो है अकबर की जो थी पहली वाइफ जो थी वो इसकी कजिन थी। शाहजहां को जो मुमताज महल, फेमस प्रिटीएस्ट वुमन इन द वर्ल्ड, वो इसके मामे की लड़की थी। इसी तरह औरंगजेब ने भी अपने भाइयों के लड़कियों या लड़कों के साथ अपने बच्चों की शादियां की है। ये हमेशा ये चलता रहा। यहाँ भी अगर आप देखेंगे जो रॉयल फैमिलीज यहाँ थे, चाहे हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो भी थे, हमारे कश्मीर के करण सिंह साहब ने नेपाल के रॉयल फैमिली के साथ थे, माधवराव सिंधिया की बेटी ने करण सिंह के बेटे के साथ थी, या यहाँ जो रॉयल फैमिलीज यहाँ। अब रहे अरब की बात। अरब में अगर आप देखेंगे, बहरीन का जो शेख हमाद वहाँ का रॉयल रूलर है, उसके लड़के ने आज से 12-13 साल पहले किंग अब्दुल्ला की बेटी के साथ शादी की। उसके दूसरे बेटे ने
दुबई का रूलर जो है शेख राशिद अल मखदूम, उसकी बेटी के साथ शादी की। शेख मखदूम की दूसरी बेटी ने अबू धाबी का जो किंग है उसके हाफ ब्रदर के साथ शादी की। जो जॉर्डन का किंग हुसैन था उसकी बेटी ने शेख मखदूम के साथ शादी की। ये सिलसिला चालू रहता है, क्योंकि इससे इनको एक तो पॉलिटिकली एज यू सेड डिप्लोमेटिकली उनको बेनिफिट भी हो रहा है, लेकिन कभी कभी ये डेंजरस भी साबित हो रहा है। हमने पास में देखा है कि रॉयल फैमिली में ही एक दूसरे को मारने लगे, या आजकल के ज़माने में वो तो नहीं हो रहा है, लेकिन पॉलिटिकली अगर कुछ है डिफरेंसेस हो उसका असर पड़ता है, शादी पर पड़ता है। ये चीज़ें अरबों में ज़्यादा है, और इससे बहुत हद तक चूंकि बहरीन और सऊदी अरब तकरीबन वो जो कहते हैं ना दो जिस्म एक कल्ब, वो बात है। तो उसको इनफैक्ट एक टाइम था जब शेख हमद ने ये भी कहा था मैं कन्फेडरेशन बनाना चाहता था सऊदी अरब के साथ, लेकिन ये एक रहता है उनके दरमियान आपस में मैरिजेस करते हैं ताकि बॉन्ड स्ट्रांग हो। वैसे भी गल्फ कंट्रीज और प्लस उसमें दो आप जोड़िए जिसमें जॉर्डन और इजिप्ट शामिल है। mesela अगर आपको पता है ये जो ईरान के जो पहले जो रजा शाह पहलवी, उसके बेटी ने शायद अनवर सादात के साथ शादी की। और इसी तरह जो है अफगानिस्तान का जो है किंग जाहिर शाह, उसकी ग्रैंड डॉटर ने एक था इजिप्ट का बादशाह फाद, उसके लड़के के साथ शादी की। ये चीजें होती रहती है। इसमें एक तो स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं, दूसरा कहीं कहीं उनको पॉलिटिकल विल्डरनेस में वहाँ ही वो एक यानी कि आसरा भी बनता है उनके लिए। ये लंबी है एक चीज है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने ये रॉयल फैमिलीज के बहुत से रिश्ते ताल्लुक काफी गहराई से आपने बताए, और तालिबान और ईरान के बीच में जो टकराव है उसके बारे में हमारी बात हुई, और कतर के प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात तालिबान के सुप्रीम लीडर से, और जॉर्डन के क्राउन प्रिंस की शादी के बारे में भी हमारी आपकी बात हुई। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया उसके लिए शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।